ये मुद्दे वे बाद में संभालेंगे। पहले अपने देश का मामला चेक करना होगा। अगर किसी तरह यह काम हो गया तभी वे अन्य देशों को बताएंगे। इसके बाद देखा जाता है कि बात करते करते उनकी पूरी बिल्डिंग धुंध में ढक जाती है और धीरे धीरे वहाँ बर्फ के क्रिस्टल आने लगते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। अब ब्रांड के बॉस यहाँ सभी को कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर वे सब सुरक्षित हैं, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं, काम जारी रखें, क्योंकि बहुत से लोग उन पर भरोसा करते हैं कि वे अपने मिशन में सफल होंगे। यह सुनकर सभी ध्यान के साथ अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच वॉल्टर की कोवर्कर औरत कहती है कि उसे अब भी लगता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए जैक को बुलाना चाहिए, लेकिन वॉल्टर कहता है कि जैक की कोई जरूरत नहीं है। वह खुद इस मिशन की सारी जिम्मेदारी निभा रहा है और जैक की किसी मदद के बिना उन्होंने 80% काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। औरत तब कहती है कि अगर किसी कारण से उनका यह प्लान काम नहीं करता तो नई प्लान के लिए जैक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैक शुरू से ही इस मुद्दे को समझ चुका था और उसके पास निश्चित रूप से कोई नई प्लान होगी। लेकिन फिर भी वॉल्टर जैक को बुलाना नहीं चाहता। इसी बीच ब्रांड के बॉस का एक आदमी बलून लॉन्च करने की जगह पर जाता है और अपना मुख्य काम शुरू कर देता है। दरअसल वे इस बलून के गैस के माध्यम से वजन लेयर का वजन बढ़ाना चाहते थे। इसी बीच ब्रांड के ऑफिस से खबर आती है कि अब मात्र 40 मिनट के भीतर बर्फ के क्रिस्टल पहुंचने वाले हैं, लेकिन वजन लेयर के पास जाकर बलून पर काम करने के लिए उन्हें लगभग 1 घंटे का समय चाहिए और अब उनके पास वह समय भी नहीं है। इसलिए ब्रांड के बॉस उन्हें जल्दी काम करने के लिए कहते हैं। इसी बीच वजन लेयर में बलून भेजने के लिए एयरफोर्स के प्लेन और नेवी के जहाज तैयार किए गए थे। उनमें से कई बर्फ के क्रिस्टल के प्रभाव में आ जाते हैं। सामान्य प्लेन और जहाज भी इस हादसे में गिर जाते हैं और इस पूरी स्थिति को देखकर वॉल्टर उस कोवर्कर औरत के टैब में छिपा फोन से जैक को कॉल करता है। वह जैक को सारी घटना विस्तार से बताता है। इसके बाद वह जैक को एक मिलिट्री सैटेलाइट से जोड़ देता है और कहता है कि वह जितना हो सके अपनी प्लान के अनुसार काम करे। और उस समय जैक को वॉल्टर की मदद की जरूरत थी, क्योंकि वह मिलिट्री सैटेलाइट से जुड़ना चाहता था। इसी बीच जब वजन लेयर में बलून सही ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऊपर मिसाइल भेजी जाती है, क्योंकि ये मिसाइल ऊपर पहुंचने के बाद विस्फोटित की जाएंगी, जिससे वहां मौजूद सभी बलून फट जाएंगे और गैस चारों ओर फैल जाएगी। इससे वजन लेयर की घनता बढ़ेगी और उसमें मौजूद छेद बंद हो जाएंगे। मिसाइल भेजे जाने के बाद सभी बड़े उत्साह से स्थिति देखने के लिए बैठे रहते हैं। जैक भी यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि उनकी यह प्लान सफल होगी या नहीं। अब देखा गया कि वजन लेयर में बलून फोड़ने के बाद मैग्नीशियम चारों तरफ फैल गया। इस बीच नाओमी अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित हो गई और रोने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके पापा ने अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो हमेशा की तरह अपने काम में ही बिजी रहते हैं। नाओमी जब इस बात की शिकायत करती है तो जैक उसे समझाते हैं कि वो पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए काम कर रहा है, वरना उसकी मम्मी समेत सब मर जाएंगे। एक साइंटिस्ट के नाते उसे सबका ध्यान रखना चाहिए। नाओमी कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई भी बचेगा, ये बर्फ के क्रिस्टल सबको मार देंगे। पर जैक उसे भरोसा देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब बचेंगे। मैं किसी तरह से व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मम्मी को कुछ होने नहीं दूंगा। अब देखा गया कि जो बलून ऊपर भेजे गए थे वे किसी भी काम नहीं आए, लेकिन यह सब जैक की झूठी सांत्वना थी। वास्तव में वे बलून कोई असर नहीं कर पाए और वजन लेयर की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी रही। वॉल्टर की सारी योजना असफल हो गई और वह हार मान लेता है। नाओमी यह सब देखकर कहती है कि अब सभी को अपने पापा पर भरोसा करना चाहिए। उसके पापा के पास एक प्लान है, हालांकि वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि यह प्लान काम करेगा या नहीं, फिर भी वह इसे एक बार आजमाना चाहता है। इसके बाद जैक को उसकी प्लान के अनुसार काम करने की अनुमति दी जाती है। तुरंत ही जैक वॉल्टर से संपर्क करता है और कहता है कि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट से भरी एक रॉकेट भेजने के लिए कहा जाए। अमोनियम नाइट्रेट अब एकमात्र माध्यम है जो प्राकृतिक रूप से मेसोस्फीयर को मुरम्मत करेगा और वजन लेयर में फैले हुए सुराख बंद हो जाएंगे। इससे पृथ्वी पर भी बर्फ के क्रिस्टल का आना बंद हो जाएगा। वॉल्टर तब कहता है कि वह सभी चीजों का इंतजाम कर देगा। वह जैक से माफी भी मांगता है और कहता है कि जैक को शुरू से ही उनकी टीम में होना चाहिए था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी के कारण इतना बड़ा गलती हुई। जैक उसे कहता है कि अब सभी चीजें भूल जाओ, क्योंकि अब इन सब पर समय गंवाने का कोई मौका नहीं है। जैक तुरंत अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद जब वॉल्टर अपने परिवार की खबर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पहले ही जहाज पर घूमने चली गई थी, लेकिन वह जहाज भी बर्फ के क्रिस्टल के स्पर्श में आकर जम गया, जिससे उसकी पत्नी वहीं मर गई। जहाज के अंदर जो लोग थे अब उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। वॉल्टर इसमें बहुत कष्ट महसूस करता है। उसे समझ आता है कि उसकी गलती की वजह से यह सब हुआ। उसे जैक पर भरोसा करना चाहिए था तो शायद आज उसकी पत्नी को खोना नहीं पड़ता। इधर देखा जाता है कि जैक और जो लैब में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक नाओमी ध्यान देती है कि जो को कुछ अस्वस्थ सा लग रहा है। नाओमी उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? जो कहता है, तुम कोई चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कुछ समय बाद देखा जाता है कि जो अचानक सिर घूमते हुए गिर पड़ता है। फिर पता चलता है कि जो को असल में डायबिटीज है और उसने पिछले 2 दिनों से इंसुलिन नहीं ली थी, इसी वजह से आज उसकी यह हालत हुई। जैक बहुत घबराता है और कहता है कि वह अभी
शहर जाएगा, चाहे जो भी हो, जो के लिए इंसुलिन लेकर आएगा। लेकिन जो उसे रोकता है और कहता है कि अगर जैक चला गया तो अमोनियम नाइट्रेट के कैलकुलेशन कौन करेगा। जैक कहता है कि इस बात की कोई चिंता मत करो, कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद ही अकेले कर रहा है, इसीलिए यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, और इंसुलिन न लाए तो जो को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उसे जरूर जाना होगा। लेकिन नाओमी यहाँ अपने पिता के साथ डर रही थी कि बाहर जाने के बाद अगर उसके पिता भी बर्फ के घेरे में पड़ गए और वापस नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन जैक बताता है कि बाहर जाकर पहले उसे गाड़ी स्टार्ट करनी होगी और गाड़ी के अंदर वह सुरक्षित रहेगा। यह कहकर वह तुरंत बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वह नाओमी से कहता है कि वह किसी भी हालत में उसे सोने न दे, क्योंकि अगर जो सो गया तो वो कोमाते चले जाएगा। इधर वॉल्टर रॉकेट लॉन्च करने के बारे में बात कर रहा था, और जो आदमी यहाँ रॉकेट लॉन्च करेगा वो आर्मी ऑफिसर वॉल्टर से कहता है कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए जल्दी उसकी कैलकुलेशन की जरूरत है जो जैक के पास है। इसलिए वॉल्टर तुरंत जैक के ऑफिस में फोन करता है, लेकिन जैक वहां नहीं होने की वजह से फोन नाओमी रिसीव करती है। वॉल्टर तब नाओमी से कैलकुलेशन के बारे में पूछता है। नाओमी तब बताती है कि उसके पिता एक महत्वपूर्ण काम में गए हैं, इसलिए अब जो करना है वो उसे ही करना होगा। इसलिए वॉल्टर उसे समझा देता है। वॉल्टर तब नाओमी से कहता है कि अब यह कैलकुलेशन नाओमी ही अपलोड करेगी। इसके बाद वॉल्टर नाओमी को अपलोड करने का तरीका सिखाता है। नाओमी उस तरीके के अनुसार फाइल अपलोड करने की कोशिश करती है। नाओमी बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, इसलिए वह आसानी से यह काम कर सकती थी, लेकिन आधा अपलोड भी पूरा होने से पहले वहां की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इससे वे सभी बहुत निराश हो जाते हैं। नाओमी के पास कुछ भी करने का रास्ता नहीं था, इसलिए वह यहाँ जो को अपने पास लेकर बैठ गई और वह उसे जागाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जो का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बड़बड़ाता हुआ लगातार बातें करता रहा, लेकिन देखते देखते अचानक वह सो गया। नाओमी कितनी भी कोशिश करे उसे जगा नहीं पाई। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ ही क्षणों में जैक इंसुलिन लेकर वापस आता है और नाओमी उसे उस कैलकुलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैलकुलेशन अपलोड करते समय बिजली चली गई थी। जैक तब नाओमी से पूछता है कि लॉन्च साइट तैयार है या नहीं। नाओमी बताती है कि उसने सभी को कहते हुए सुना कि लॉन्च साइट पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जैक तब नाओमी से कहता है कि वह जो के साथ रहे, साथ ही कहता है कि बिजली वापस आने पर कंप्यूटर चालू कर दे, और जैक बिजली कनेक्शन ठीक करने के लिए स्वयं जनरेटर रूम में चला जाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि यूएस एयरफोर्स रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। वे अब केवल कैलकुलेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर वे तेजी से काम पूरा नहीं कर पाए तो यहाँ भी बर्फ के क्रिस्टल पहुंच जाएंगे तब, और उनका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। इसी बीच देखा जाता है कि धीरे धीरे बर्फ के क्रिस्टल और भी ज्यादा भयानक रूप धारण कर रहे हैं। ये बहुत तेजी से नए नए स्थानों पर फैल रहे हैं, इसलिए जैक यहाँ जनरेटर ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इसी बीच ब्राजील, नीदरलैंड्स, थाईलैंड सहित और नए नए देश बर्फ से ढकते जा रहे हैं, और जैक के देश ऑस्ट्रेलिया का तापमान भी अब बहुत नीचे गिर चुका है। इसलिए जैक का शरीर ठंडा होकर बहुत जोर से कांप रहा था। इसके बाद वह कांपते कांपते लंबे समय तक कोशिश करने के बाद एक स्तर पर सफल हो जाता है। वह जनरेटर को ठीक कर देता है। इसके बाद वह तेजी से दौड़ते हुए कंप्यूटर चालू करता है, लेकिन अब उसे डर था कि डेटा सही तरीके से है या नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि डेटा बिल्कुल सही है। वह तुरंत डेटा को अपलोड कर देता है, और जैसे ही डेटा सही जगह पर पहुंचता है, जैक की एक बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसके बाद जब डेटा वॉल्टर के पास पहुंचता है, वह तुरंत उसे रॉकेट लॉन्च बेस पर भेज देता है। इसके बाद सब कुछ पूरी तरह तैयार कर रॉकेट लॉन्च कर दिए जाते हैं। रॉकेट सीधे आसमान में उड़ते हैं और सब मिलकर परिणाम के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ वे 100 से 0 तक काउंटडाउन शुरू करते हैं। इसी बीच रॉकेट वे ओजोन स्तर में मौजूद छेदों में गिरते हैं। यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाता है कि धीरे धीरे वे छेद छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि छेद अमोनियम नाइट्रेट से भर रहे हैं, ठीक जैसा कि जैक ने अनुमान लगाया था। कुछ ही समय में मेसोस्फीयर के ओजोन स्तर की मोटाई लगभग 80% बढ़ जाती है, यानी धीरे धीरे उनका प्लान सफल हो रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि इसका प्रतिशत 100% तक पहुंच गया। वॉल्टर वहां घोषणा करता है कि उनका यह प्लान सफल हो गया। वजन स्तर के छेद पूरी तरह बंद हो गए हैं। सभी इसमें बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। वॉल्टर यहाँ जैक का धन्यवाद करता है, इतनी जोखिम लेकर पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए, और जैक यहाँ अपनी बेटी और जो को गले लगाकर राहत की सांस लेता है। जब सब आनंद में व्यस्त हैं, तब देखा जाता है कि वॉल्टर चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देख रहा है। वास्तव में वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसके बाद धीरे धीरे आकाश में सूरज निकलता है और चारों ओर का बर्फ पिघलने लगता है। आसपास के सभी स्थानों में फिर से हरियाली और प्रकृति नजर आने लगती है। इस दौरान एमा अपने माता पिता के साथ बैठकर खबरें सुन रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पृथ्वी के अन्य देशों में भी रॉकेट लॉन्च किए गए हैं और प्रत्येक देश में यह मिशन सफल रहा है। इसका मतलब अब उनके पास कोई जोखिम नहीं है और पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो गई है। इसी समय एमा के घर के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वह
देखती है कि जैक और नाओमी आए हैं। उन्हें देखकर एमा के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। फिर जैक एमा से कहता है कि वह उसे कुछ दिनों के लिए समय देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देगा। वह एक छोटी छोटी नौकरी करेगा ताकि नौकरी के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दे सके। लेकिन एमा यहाँ अपनी गलती समझ जाती है। वह कहती है कि जैक को अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि जैक वास्तव में कितना बड़ा काम निभा रहा है और इसी कारण वह पृथ्वी पर इतना बड़ा हिस्सा डाल पाया है। इसीलिए वह जैक को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए समय देना चाहती है। इसके बाद जैक और एमा एक दूसरे को गले लगाते हैं और वे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। नाओमी इसे देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह वे सभी मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।